दोस्तों, जब करप्शन सिस्टम का हिस्सा बन जाए तो मान लीजिए राजा ईमानदार लगने ही लगेगा, और अगर सिस्टम ऑर्गेनाइज क्राइम के तौर पर काम करने लगे तो फिर उस ईमानदार राजा का कोई विकल्प आपको कतई और कभी नजर नहीं आएगा। दिमाग गायब है, जिम्मेदारी है नहीं, डाटा किसी के पास है नहीं, और यह परिस्थिति बढ़ते 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 जब इस देश की रिजर्व बैंक ये कह दे कि हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिया, और टॉप 100 कर्ज लेने वाले लोग जिन्होंने कर्ज लौटाने से इनकार कर दिया और उसको एनपीए में तब्दील करना पड़ा, बैड लोन में तब्दील करना पड़ा, बैंकों ने उसको राइट ऑफ कर दिया, तो आरबीआई कहे हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? जिम्मेदारी मुक्त और शायद संविधान से भी मुक्त नागरिकों के हकों को जानने, समझने और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाले दौर में हमें लगता है कि आज जिक्र तो हमें आरबीआई से ही करना चाहिए। जब एक लंबी फहरिस्त है संस्थानों की, किसी के पास कोई जानकारी नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और तो और इस पूरी प्रक्रिया में वो तमाम संस्थान जो इससे पहले जिम्मेदारी लेते भी थे अब नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके मतलब मायने क्या होंगे? शुरुआत हमको लगता है आज आरबीआई से करनी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक कलकत्ता के एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनका नाम है विश्वनाथ गोस्वामी। उन्होंने एक आरटीआई डाली और पूछा कि इस देश के भीतर में बैंकों से जो टॉप मोस्ट 100 कर्जदार हैं उनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? तो आरबीआई का जवाब आरटीआई के जरिए आया, हमें जानकारी नहीं है। ये कल्पना के परे है कि आरबीआई ही नहीं जानती है कि देश के नेशनलाइज बैंकों ने जिनको कर्ज दे दिया, जिन्होंने कर्ज नहीं लौटाया, वो कर्ज एनपीए में तब्दील हो गया, उसको बैंक के बुक से हटाना पड़ा, राइट ऑफ करना पड़ा, उसे नहीं पता है। ये इस देश की आरबीआई का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में जानकारी आई कि जो टॉप 50 हैं उसके बारे में तो बता दीजिए कि कितना आपने माफ करवा दिया है। तो पता चला 68,600 करोड़ रुपए उनका माफ कर दिया गया, यानी हर के हिस्से में लगभग 1,372 करोड़ रुपए आए, और एवरेज इतने पैसे लेके वो चले गए, लौटाया किसी ने नहीं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी मुक्त इस देश की स्थिति और सिस्टम हो चला है। इतना ही नहीं, बैंक से पूछा गया ये जो राइट ऑफ किया जाता है इसका मतलब क्या है? दूसरी बात, वेव ऑफ किया जाता है इसका मतलब, क्योंकि ये सवाल बार बार उठता है कि राइट ऑफ का मतलब क्या है, वेव ऑफ का मतलब क्या है। राइट ऑफ की डेफिनेशन ये है कि बैंक जो होती है क्लीन देयर बैड लोन्स फ्रॉम देयर बैलेंस शीट्स, वहां से वो बैलेंस शीट से हटा देते हैं उसको, लेकिन वो स्टिल अपना काम करते रहते हैं उस पैसे को वापस लाने के लिए, उसको राइट ऑफ कहते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक से पूछा गया, रिजर्व बैंक ने कहा हमारे पास राइट ऑफ और वेव ऑफ के लिए कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। तो जो लोग इस बात को लेकर सवाल उठाते हैं कि पैसा माफ कर दिया गया है या बैंक के बुक से हटा दिया गया है, मत फंसिएगा इसमें। वो कुल मिला के पैसा दे दिया जाता है कर्जदारों को और वापस नहीं लिया जाता है, ये एक फैक्ट है इसका। और इन सब के बीच में हमें लगा कि अब बैंक दर बैंक परिस्थिति जाननी शुरू की जाए, तो एक दूसरे शख्स निकले, विवेक वालंकर, ये पुणे के रहने वाले हैं और वहां पर सजग नागरिक मंच चलाते हैं। इन्होंने भी एक आरटीआई दाखिल की और बैंक से जानना चाहा कि क्या वाकई इतना पैसा जो लिया जा रहा है इस दौर में बढ़ोतरी हो गई है या पहले भी लिया जाता था? कोई आंकड़ा दे सकते हैं आप पिछले 10 साल का? कुछ भी आंकड़ा आपकी निकल कर आएगा, साल दर साल निकल कर आएगा। कुछ आंकड़े निकल कर आए जो बेहद चौंकाने वाले हैं, और मौजूदा सरकार ने किस तरीके से बैंकिंग सेवा के भीतर में मैस फैला दिया है, जनता के पैसे को किस रूप में बांटा गया है, और इसी दौर में कैसे बढ़ोतरी हुई है। हमने रैंडमली 3 तरह के बैंक लिए। पहला पीएनबी। पीएनबी को लेने का मतलब यह था कि वहीं से नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ने बैंक को चूना लगाया था। यह चूना लगाने की रकम जो थी 11,356 करोड़ थी, और यह जब चूना लगाया गया था बैंक को, वह साल 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर में यह पूरा मामला सामने आया था। तो जाहिर है जब पूरा मामला सामने आ गया तो उसके बाद एक सवाल होता है, चलिए ये भाग गए, इसके बाद तो चीजें संभल गई होंगी, संभलने की कोशिश की गई होगी, सरकार ने कुछ बंदिशें लगाई होगी, क्योंकि मेहुल चौकसी भी भाग गए, नीरव मोदी भी भाग गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भाग जाते हैं और उसी समय भागते हैं जैसे ही सीबीआई और ईडी सक्रिय होते हैं। हर बैंक को धीरे धीरे कंगाल बनाना का कौन रहा है, और उस कंगाल बनाने के लोगों के पीछे कौन खड़ा है, इसकी जानकारी भी अपने तौर पर जो कलकत्ता के विश्वनाथ गोस्वामी हैं वह भी मांगना चाहते थे कि आप जानकारी तो दीजिए जिससे हम पता लगा पाएं कि इनके पीछे कहीं पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही है, पॉलिटिशियंस का हाथ तो नहीं है। उन्होंने नहीं बताया।
हमने अपने तौर पर चीज़ें जब निकालनी शुरू की, हम एसबीआई पर आए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने सबसे ज़्यादा राइट ऑफ किया है बीते 8 वर्ष में 1,23,000 करोड़ रुपए। लेकिन जानकारी होनी चाहिए वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है। सोचिए जरा, अनिल अंबानी कहते हैं कि पत्नी के गहने बेचकर उनका घर चल रहा है और घर वाले ही उनको चला पा रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो हमने सोचा कि उन्होंने बैंकों से तो बहुत कर्जे लिए होंगे। 2 नाम आपको बताते हैं। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो एक लिहाज से शिपिंग, बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्री में, इसके शिपयार्ड जो पिपलव गुजरात है वहां पर भी काम होता था, उसने 1,819 करोड़ रुपए लिए, लेकिन पैसा जो रिकवरी हो पाई सिर्फ 32 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनको न्यूज़ चैनल लाने का भी शौक था, तो ये कम्युनिकेशन में गए अनिल अंबानी साहब। इन्होंने एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड बनाया, 1,132 करोड़ रुपए, वहां भी लोन लिया गया, लेकिन वहां पर नील रिकवरी हुई और लौटा पाने की स्थिति में आए नहीं। चैनल भी उनको बेचना पड़ा, या बिक गया या खाली हो गया, स्थिति आ गई। लेकिन एक फहरिस्त देखिए, ये तो मान लीजिए फिर भी 1,000 के रेंज में है, लेकिन इस देश के भीतर में महान महान लोग हैं। आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, मालिकों का नाम आप खोजिए और समझना शुरू कीजिएगा इस देश में कौन लोग हैं। इसमें अगर आपको जोड़ने का मौका मिले तो कभी यह भी जोड़ लीजिएगा, जिन कंपनीज का हम नाम ले रहे हैं उनके मालिक कौन हैं, और उन मालिकों ने इलेक्शन बॉन्ड कितना खरीदा, उन मालिकों ने कितना पॉलिटिकल फंडिंग की पॉलिटिकल पार्टी को। यह भी आपको हिसाब किताब मिल जाएगा अगर आप कंप्यूटर पर बैठिएगा और सिर्फ टाइप करना शुरू कर दीजिएगा। आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, 8,098 करोड़ रुपए इसके राइट ऑफ करने पड़ गए, ये कर्ज लिया गया था। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 4,477 करोड़ रुपए। श्री महालक्ष्मी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 3,087 करोड़। ये बैंकों से लिया गया पैसा है जो लौटाया नहीं गया। भूषण पावर, 7,705 करोड़। एथीना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड, 2,308 करोड़। वीएमसी सिस्टम लिमिटेड, 2,192 करोड़। कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, 2,170 करोड़। प्रयागराज पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1,973 करोड़। कमाल है, ये पूरी फेरिस्त जो हम आपको बतला रहे हैं ये 1,500 करोड़ से ऊपर की है। जेट एयरवेज, 1,574 करोड़ रुपए, इनसे भी रिकवरी नील है, लेकिन इन्होंने ले लिया पैसा। वीएनआर इंफ्रास्ट्रक्चर, 1,605 करोड़ रुपए, रिकवरी नील है। पेरेंट्रल ड्रग इंडिया लिमिटेड, 1,643 करोड़ रुपए, रिकवरी नील है। इसका दूसरा सच यह है कि इसमें से बहुत सारी कंपनियों ने, जो कंपनियों की फहरिस्त है वो लगभग 75 कंपनी, हमने तो आपको बहुत कम कंपनियों के नाम बताए। उन कंपनियों में से बहुत सारी कंपनियों ने इस दौर में अपने आप को दिवालिया घोषित किया, लेकिन सरकार ने कहा कि ये बड़ा क्राइसिस का वक्त है तो आप दिवालिया खुद को घोषित नहीं करें, और हम भी नहीं करेंगे, आप कंपनी को चलाना शुरू कीजिए। क्योंकि दिवालिया घोषित करने का मतलब है बोली लगेगी, बोली लगने का मतलब है कोई दूसरा खरीदेगा, दूसरा खरीद कर उसको चलाएगा, मुनाफा कमाएगा, और यहाँ रिकवरी पूरी नहीं हो पाएगी। इसके लिए एक नाम आपको लेते हैं, रुचि सोया। रुचि सोया को बाबा रामदेव की कंपनी ने खरीद लिया, लेकिन रुचि सोया जब नहीं खरीदा था उस समय उसने 776 करोड़ रुपए लोन लिए थे, और वो नील, उसमें कोई भी रिकवरी हो नहीं पाई, घाटे में चला गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया, फिर उसको खरीद लिया गया, वो मुनाफे में है। तो ये कमाल की प्रक्रिया है। जब हमने उसको आकलन किया तो हमें पता चला कि जो 100 कंपनियों को हमने निकाला, उस 100 कंपनियों में से लगभग 50 कंपनियां ऐसी हैं जो बिक गई और बिकने के बाद मुनाफा दे रही है। बिकने से पहले वो घाटे में क्यों थी? इसलिए घाटे में थी क्योंकि उन्होंने बैंकों से लोन लिया था, और बैंकों को लोन नहीं लौटाना पड़े इसीलिए खुद को दिवालिया घोषित कर दिया गया। ये कमाल की फिलॉसफी है जो इस देश के भीतर में अपने तरीके से चलती है। और जब आप एसबीआई पर आएंगे, एसबीआई का डाटा भी बड़ा शानदार है, क्योंकि 2012-13 में इसके जो राइट ऑफ किया था इसने, वो सिर्फ 1,345 करोड़ रुपए था। 2012-13 का जिक्र कर रहे हैं। 2013-14 आइए, आखिरी मनमोहन सिंह काल, 3,248 करोड़ रुपए इसने राइट ऑफ किए थे। उसके बाद आप रफ्तार देखिए। एसबीआई देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक, तमाम शाखाएं, तमाम कर्मचारी, तमाम लोगों के बैंक अकाउंट वहीं खुलते हैं। जनधन सबसे ज्यादा वहीं पर खुला, वहीं से कर्ज दिया जाता है, वहीं से किसानों के खाते में पैसा, सब कुछ वहीं से होता है। लेकिन 2014 के बाद राइट ऑफ करने की स्थिति, कर्ज देकर पैसा ना ले पाना और उसके बाद उसको बैड लोन की स्थिति में भी कन्वर्ट कर देना, क्या थी संख्या? 2014-15 5,630 करोड़ रुपए, 15-16 8,461 करोड़ रुपए, 16-17 13,587 करोड़ रुपए, 17-18 17,548 करोड़ रुपए, 18-19 27,225 करोड़ रुपए। स्थिति कंगाल वाली हो गई। इसीलिए पिछले साल सिर्फ 14,000 करोड़ ही राइट ऑफ किया गया, क्योंकि उसके बाद चीजें रुक भी गई।
इकोनॉमी कैसे खोखली कर दी गई है और सिस्टम जो चलाया जाता है उस खोखलेपन को लगातार और खोखला कैसे किया जाए। और इस देश के भीतर में कोई सिस्टम अगर काम नहीं करेगा तो वो तमाम इंस्टीट्यूशंस, जो ब्यूरोक्रेट काम कर रहा है उसको पता है अगर उसको 1 तारीख को पेमेंट नहीं मिलेगा तो हाहाकार मचा देगा। और अगर उनका पेमेंट रुकने लगा, पेंशनधारियों का पेमेंट रुकने लगा, सरकारी कर्मचारियों का पेमेंट रुकने लगा, तो स्थिति इस देश की नाजुक हो जाएगी। तो वह सरकार के हर काम में बोलेंगे वाह सरकार वाह, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें लगता है कि ये सारी चीजें एक सिस्टम का हिस्सा हो गई है। इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि हम जब एक सिस्टम के दायरे में आ जाते हैं तब वो सिस्टम ही करप्ट हो जाता है। और उसमें आखिरी हमको लगता है ऐलान ये बता देना चाहिए, जैसे सीएजी है, सीएजी ने ही 2G स्कैम को पकड़ा था, सीएजी ने ही कोयला घोटाले को पकड़ा था, वो तमाम चाहे वो आदर्श घोटाला हो उसको भी उसी ने पकड़ा था, कॉमनवेल्थ हो रहा था सीएजी ने ही डाटा दिए थे। लेकिन पता नहीं क्यों 2014 के बाद से सीएजी सब भूल गई। अब वो किसी मंत्रालय का डाटा नहीं देती है, कुछ जानकारी नहीं दे पाती है। जानकारी कैसी देती है सीएजी? अभी हाल में मुर्मू साहब, उनके सीएजी नए भारत सरकार के हुए हैं, जो इससे पहले जम्मू कश्मीर में थे, जम्मू कश्मीर से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में दिल्ली में थे, उससे पहले गुजरात में थे और गुजरात कैडर के हैं। अभी वो सीएजी है। वो क्या जानकारी देती है देखिए, जो पार्लियामेंट में आखिरी रखा गया, बोला गया आईटी अधिकारी जो हैं वो सैलरी वाले टैक्स पेयर को हैरास ना करें। हैरास करते हैं, सीएजी का ये काम है। सोचना शुरू कीजिएगा, स्कूलों में जो टॉयलेट बनाया जाता है पीएसयूज के जरिए, जो उसका जो सीएसआर फंड होता है, वो स्कूल में टॉयलेट ठीक नहीं बन रहा है। 40% में टॉयलेट नहीं बना है, 75% में पानी नहीं आता है, 55% में हैंड वॉश की फैसिलिटी नहीं है, 30% स्कूलों में साबुन नहीं है। ये सब बता रहा है। एक जानकारी दी कि हाँ, जीएसटी का जो इस्तेमाल था पैसे का, वो पब्लिक फंड की जगह सीएफआई में कर दिया गया, लेकिन इसके अलावा कोई जानकारी नहीं। यानी इस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार लेट हो रहा है, सीएजी नहीं बताएगा। इस दौर के भीतर में चाहे वो राफेल की खरीदारी हो या कोई भी बड़ी खरीदारी हो, सीएजी नहीं बताएगा। मंत्रालयों द्वारा जो खास तौर से इस देश में अलग अलग दिशा में चले जाए, चाहे वो सड़कों पे काम हो, रेलवे का काम हो, चाहे वो एयरपोर्ट का काम हो, कोई जानकारी नहीं। हाँ, उसने ये जरूर कहा कि एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू में जो आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप ठीक नहीं करते हैं। ये कहने की हिम्मत वो नहीं कर पाई कि जो पीएसयूज का जो जिक्र आप कर रहे हैं, इतनी बड़ी रकम का जिक्र करते हैं, इतने शेयर बेच देंगे, उससे ज्यादा तो वो कमा रहा है। लेकिन सीएजी ने यह भी नहीं बताया। तो आपके सामने इंस्टीट्यूशन की फेरिस्त बहुत साफ है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीवीसी हो, चाहे सीएजी हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे आईएमए हो, चाहे अपने तौर पर इस देश में एनसीबी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। हर कोई जिम्मेदारी से अगर मुक्त है तो फिर राजा ईमानदार बनेगा ही। और इसीलिए जब सिस्टम ही करप्ट हो जाए या करप्शन ही सिस्टम का हिस्सा बन जाए तो उस राजा का कोई विकल्प किसी के पास नहीं होता है। सचेत रहिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।